नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 2 को देखेंगे, जो कि इस अध्याय का नाम है मौसम को समझना। यानी हम लोग इस अध्याय में ये पढ़ेंगे कि मौसम क्या है, मौसम के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू करते हैं हम लोग एक कथन के साथ। कथन क्या है? कथन है, मौसम में परिवर्तन ही स्वयं एवं विश्व के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त है। ये कथन है मार्सेल प्रूस्ट का, जो कि एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। अध्याय को आरंभ करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, हम अपने आसपास के मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? पहला प्रश्न है कि अपने आसपास का जो मौसम है उसका आकलन और निरीक्षण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इस चीज़ की हम लोग जानकारी इस अध्याय में लेंगे। भारी वर्षा, तूफान, सूखा और ताप लहर, हीट वेव जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में मौसम की भविष्यवाणियाँ किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं, इस चीज़ को हम लोग इस अध्याय में जानेंगे कि जो भारी वर्षा होती है, तूफान, सूखा, ताप लहर, जिसे हम लोग हीट वेव कहते हैं, इन सारी घटनाओं के लिए हम लोग कैसे तैयार हो सकें, इसमें मौसम की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो हमारी सहायता किस प्रकार से करती हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु है मौसम और इसके तत्व। मौसम क्या है और इनके जो तत्व हैं वो क्या हैं। आप सर्दी की एक सुबह उठते हैं और ठंड से कांपने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए आप भारी कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में आप ऐसे कपड़ों का चयन करते हैं जो आपको ठंडा रखने में सहायक होते हैं और आरामदायक लगते हैं। आपका शरीर मौसम का अनुभव करता है और आप अपने शरीर के संकेतों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें यह कह रहा है कि जब सर्दी का दिन होता है और उस सुबह अगर हम उठते हैं तो हम लोग ठंड से कांपने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए विशेष प्रकार के जो हम लोग भारी कपड़े होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जिसके उल्टा गर्मियों के दिनों में हम लोग ऐसे कपड़ों का चयन करते हैं जो हमको ठंडा रखने में सहायक हो, आरामदायक भी हो, और हमारा जो शरीर है वो अनुभव करता है इन सारी चीज़ों को। क्या अनुभव करता है? मौसम का अनुभव। हमारा जो शरीर है मौसम का अनुभव करता है और शरीर के संकेतों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। देखते हैं मौसम क्या है। मौसम क्या है? किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं की मौसम कहते हैं। यानी कि किसी समय और स्थान विशेष पर, किसी विशेष स्थान पर और किसी विशेष समय में पृथ्वी की वायुमंडलीय जो दशाएं होती है उसे हम लोग मौसम कहते हैं। कि पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान पर, विशेष समय पर, मतलब एक निश्चित समय और किसी विशेष स्थान पर पृथ्वी में जो वायुमंडल है उसकी दशा कैसी है, इस चीज़ को हम लोग मौसम कहते हैं। किंतु वायुमंडल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह एक गैसीय परत है जो कुछ ग्रहों को घेरे रहती है। अब सवाल उठता है कि आखिर वायुमंडल क्या है? यहाँ कह रहा है कि मौसम वो चीज़ है जो वायुमंडल का जो दशा है वो मौसम है। तो फिर वायुमंडल क्या है? अगर इसे सरल शब्दों में कहें, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, तो वायुमंडल एक गैसीय परत है। एक ऐसा परत जो गैसीय है, जो कुछ ग्रहों को घेरे रहती है, मतलब ग्रह को घेरे रहती है ये गैसीय परत। पृथ्वी के संदर्भ में इन गैसों को हम वायु कहते हैं, और पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये जो गैस हैं, जो गैसों का एक परत है, गैसीय परत, उसे हम वायु कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना अनेक परतों वाले केक से की जा सकती है। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली परत को क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर
कहते हैं और यह वह क्षेत्र है जहाँ सभी स्थलीय वनस्पतियाँ एवं प्राणी मानव सहित निवास करते हैं और श्वास लेते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल एक गैसीय परत है। अब जो ये गैसीय परत है ये विभिन्न परतों में बांटा गया है और पृथ्वी के जो सबसे निकट और सबसे सतह वाला जो परत है, गैसीय परत, उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और ये वही क्षेत्र है जहाँ सभी स्थलीय वनस्पतियाँ एवं प्राणी, जिसमें मानव मनुष्य हम लोग भी शामिल हैं, वो निवास करते हैं और श्वास लेते हैं। यानी कि पृथ्वी से सबसे निकट जो गैसीय परत है, परत का जो ये क्षेत्र है, जो वायुमंडल है, उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। इस परत में लगभग सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है और हम लोग आज मौसम के बारे में जानकारी लेंगे। और ये जो मौसम संबंधित जो घटनाएं होती है, ये इसी क्षोभ मंडल के अंडर होती है। और ये क्षोभ मंडल का जो सतह है वो पृथ्वी से 6 से 18 किलोमीटर दूरी तक विस्तृत है एक क्षेत्र में, और यहीं पे मौसम की घटनाएं घटित होती है और इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। ध्रुवों जहाँ ठंडी वायु सिकुड़ती है पर यह परत पतली होती है, और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र पर जहाँ गर्म वायु फैलती है यह परत मोटी होती है। अन्य परतों के बारे में आप अपनी विज्ञान की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। और ये कह रहा है ध्रुव में, पृथ्वी के ध्रुव में, ग्लोब के ध्रुव में जहाँ वायु ठंडी होती है और सिकुड़ती है, वहाँ पर ये जो परत होती है क्षोभ मंडल की, ये पतली होती है तुलनात्मक रूप से। और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है हमारे ग्लोब में, जिसे ग्लोब को हम लोग पिछले अध्यायों में पढ़े थे, वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर जहाँ गर्म वायु फैलती है वहाँ पे ये परत जो होती है वो मोटी होती है। और अन्य परतों के बारे में आप अपनी विज्ञान की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। और ये जो परत की जानकारी ये हम लोग विज्ञान की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम लोग मौसम के बारे में पढ़ना है। मौसम का वर्णन करने के लिए हम अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे गर्म, ठंडा, वर्षा, मेघाच्छादित, आर्द्र, बर्फीला, तूफानी इत्यादि। इनके माध्यम से हम मौसम के विभिन्न तत्वों को परिभाषित एवं अनुभव कर सकते हैं। मौसम का हम लोग वर्णन कैसे करते हैं कि मौसम गर्म है, ठंडा है, वर्षा हो रही है, मेघाच्छादित है यानी बादल है, आर्द्र है, बर्फीला है, तूफानी है। इन सारे नामों से हम लोग मौसम का वर्णन करते हैं। इनके माध्यम से हम मौसम के विभिन्न तत्वों को परिभाषित एवं अनुभव कर सकते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग मौसम को परिभाषित करते हैं और इसका अनुभव करते हैं। हम लोगों ने मौसम को जाना, अब हम लोग देखते हैं मौसम के तत्व क्या हैं। मौसम के तत्व क्या है? पहला यहाँ पे दिया हुआ है तापमान यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर वायुमंडल कितना गर्म अथवा ठंडा है इस चीज़ को बताता है। यानी कि वायुमंडल जो है वो कितना गर्म या ठंडा है, टेम्परेचर से हमें पता चलता है या टेम्परेचर बताता है। यानी कि टेम्परेचर किसको कहते हैं? वायुमंडल के गर्म और ठंडा रहने के स्थिति को हम लोग तापमान या टेम्परेचर करते हैं। दूसरा चीज़ है वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन। वर्षण क्या है? जल के वे सभी रूप जैसे वर्षा, हिम, सहिम, वृष्टि या ओले जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं, इसे हम लोग वर्षण कहते हैं। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वायु का वह दबाव जिसे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं। मतलब कोई वायुमंडल में वायु जो होता है, जो एक गैसीय परत है, उसका जो दबाव होता है उस चीज़ को हम लोग अनुभव करते हैं, जिसे हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। पवन यानी कि विंड क्या है? वायु का संचलन जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित है, और वायु किसी विशेष गति से किसी दिशा में चलती है, और इस संचलन को, इस चलने की प्रक्रिया को हम लोग पवन कहते हैं। अब देखते हैं आर्द्रता क्या है, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं, और वायु में जो जल वाष्प उपस्थित होता है उसे हम लोग ह्यूमिडिटी या तो आर्द्रता कह देते हैं।
इस पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं। सहीम वृष्टि क्या है? जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा। जो वर्षा जमी हुई होती है या आंशिक रूप से जमी हुई होती है उसे सहीम वृष्टि कहते हैं। ओला किसे कहते हैं? आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ़ के छोटे छोटे ठोस टुकड़े होते हैं जिसे हम लोग ओला कहते हैं। आकाश से जो बर्फ़ का टुकड़ा जो गिरता है उसे हम लोग ओला। जैसा कि आप देख सकते हैं, कृष्णन के लिए अपनी ठंडक की अनुभूति आमिर को समझना तब तक कठिन है जब तक तापमान को मापने का कोई सामान्य साधन न हो। यह बात मौसम के अन्य तत्वों पर भी लागू होती है। इस अध्याय में हम सामान्य मानकों का उपयोग करते हुए मौसम को मापने और समझने का प्रयास करेंगे। इसको देखने से पहले यहाँ पे एक विचार दिया गया। कल्पना कीजिए कि चेन्नई का कृष्णन कश्मीर में रहने वाला आमिर से वार्तालाप कर रहा है। कृष्णन कह रहा है कि पिछली रात की वर्षा के बाद चेन्नई में ठिठुरन हो गई है। आमिर पूछता है कि वहाँ कितनी ठंड है। कृष्णन आमिर को कैसे बताएगा कि चेन्नई में कितनी ठंड है। आखिरकार कृष्णन के लिए जो मौसम ठंडा है वह आमिर के लिए बहुत सुहावना हो सकता है। और इसी के बारे में जैसा कि कह सकता है, जैसा कि आपने देख सकते हैं, कृष्णन के लिए अपनी ठंडक की अनुभूति आमिर को समझाना तब तक कठिन है जब तक तापमान को मापने का कोई सर्वमान्य साधन न हो। यह बात मौसम के अन्य तत्वों पर भी लागू होता है। इस अध्याय में हम सामान्य मानकों का उपयोग करते हुए मौसम को मापने और समझने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर कह रहा है कि मौसम कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है इसको हम लोग कैसे जानेंगे, इसका पैमाना क्या होगा, इसको मापेंगे कैसे, और इसी पैमाने के बारे में हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, आगे समझेंगे। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने प्रकृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु इसके संकेतों को पढ़ना सीखा है। पक्षियों को कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना, अंडे ले जाती हुई चींटियां, काष्ठ फल या मेवे एकत्रित करती हुई गिलहरियां, मेढकों की तेज टरटराहट अथवा यहाँ तक कि चीड़ के शंकुओं का खुलना और बंद होना आदि भी आने वाली वर्षा या तूफान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। आज भी भारत के अनेक भागों में लोग मौसम का पूर्वानुमान, विशेषकर मानसून के आगमन के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग लगाते हैं। कह रहा है कि प्राचीन काल में, यानी कि बहुत पहले पुराने समय में जो मानव थे, हम थे, वो प्रकृति को ध्यानपूर्वक अवलोकन करते आ रहे हैं। मौसम का हम लोग पूर्वानुमान किस तरह लगाते थे? ऐसे लगाते थे, जब पक्षियाँ पृथ्वी के कम ऊंचाइयों पर उड़ती थी और हम लोग जो देखते थे, अंडे ले जाती हुई चींटियाँ, और चींटियों को देखते थे अंडे ले जाते हुए काष्ठफल या मेवे एकत्रित करती हुई गिलहरियाँ, मेढकों की तेज टरटराहट, और मेढक जब तेज टरटराहट करने लगती थी, आवाज़ निकालने लगती थी, और इन सारी चीज़ों का जब गतिविधियाँ होने लगती थी, जानवरों का, पशु पक्षियों का, और इससे हम लोग अनुमान लगाते थे कि या तो वर्षा होने वाली है, तूफान आने वाला है। इस चीज़ का हम लोग अनुमान लगाते थे, यानी कि जानवरों के एक्टिविटीज़ से, पक्षियों की एक्टिविटी जो होती थी, गतिविधियों से हम लोग पता लगा लेते थे कि मौसम, यानी कि वर्षा होने वाली है। विशेषकर मानसून के लिए इन चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते थे, और ये चीज़ें जो है सो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। पिछली कुछ शताब्दियों में वैज्ञानिकों ने मौसम के तत्वों को बहुत ही सटीकता के साथ मापने और निरीक्षण करने के तरीकों पर कार्य किया है। विभिन्न जानकारियों के आधार पर मौसम विज्ञानी यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि मौसम किसी प्रदेश विशेष कुछ घंटों, कुछ दिन अथवा यहाँ तक कि कुछ सप्ताह बाद कैसा होगा। वे यह कैसे करते हैं? क्या वे केवल आकाश को देखकर अनुमान लगाते हैं? नहीं, उनके पास कुछ आधुनिक उपकरण होते हैं। अब हम उनमें से कुछ का अध्ययन करेंगे। ये कह रहा है कि जो वैज्ञानिक है अभी बहुत सारी खोजें कर चुके हैं पिछली कुछ शताब्दियों में, जिससे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ घंटों बाद मौसम कैसा होगा, कुछ सप्ताह बाद मौसम कैसा होगा, आज मौसम कैसा रहेगा। इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं वो आधुनिक उपकरण के अनुसार, और वही ऐसा जो उपकरण का खोज हुआ है वैज्ञानिकों द्वारा, उसी उपकरण के बारे में हम लोग इस अध्याय में आगे चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं मौसम मापन के उपकरण। मौसम मापन के उपकरण क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। इसमें से सबसे पहला जो दिया गया है वो है तापमान।
तापमापी कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामान्य रूप से हमारे आसपास के परिवेश के तापमान को मापते हैं, जबकि अन्य तापमापी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापते हैं। तापमापी प्रायः रंगीन द्रव का उपयोग करते हैं जो तापमान बढ़ने पर फैलता है। हालांकि अंकीय डिजिटल तापमापी को अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि वे ज़्यादा सटीक होते हैं और अधिक आंकड़े दर्ज कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि तापमापी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे तापमापी होते हैं जो हमारे परिवेश के तापमान को मापते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अन्य तापमापी होते हैं जो अधिकतम और कम जो तापमान होता है उसको मापते हैं। तापमापी जो होता है अक्सर रंगीन द्रव के उपयोग से होता है। जब तापमान बढ़ने लगता है तो ये द्रव जो है सो फैलने लगता है। लेकिन आजकल अंकीय डिजिटल तापमापी का भी प्रचलन है जिसको लोग अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो डिजिटल तापमापी जो होता है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सटीक होता है और अधिक आंकड़े दर्ज कराता है। वास्तव में तापमान के रिकॉर्ड का उपयोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण करने में भी किया जा सकता है, जिसमें सम्मिलित है ताप सीमा अथवा एक विशेष अवधि, सामान्यतः 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान को घटाना, औसत दैनिक तापमान अथवा दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़कर प्राप्त संख्या को 2 से विभाजित करने पर प्राप्त माना जाता है। यानी कि तापमान का यूज ऐसे भी होता है कि किसी विशेष दिन में 24 घंटे के अंदर सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान कितना रहा, और औसत दैनिक तापमान को भी मापने में काम आता है। औसत दैनिक तापमान मतलब पूरे दिन का जो सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम तापमान रहा उसका एवरेज तापमान क्या था, इस चीज़ को मापने का काम करता है। अब देखते हैं वर्षण क्या है। वर्षण, यदि यह समाचार मिलता है कि किसी स्थान विशेष पर 3 मिलीमीटर वर्षा हुई है तो इसका क्या तात्पर्य है? वर्षा को कैसे मापा जाता है? वर्षा की मात्रा को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे वर्षा मापी रेन गेज कहते हैं। जब वर्षा होती है तब जल संग्राहक कीप में गिरता है और उसे बेलनाकार नली सिलेंडर में एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित किए गए वर्षा जल की गहराई को मापने के लिए नली पर एक मापक अंकित रहता है। जब एकत्रित किए गए जल की ऊंचाई 5 मिलीमीटर होती है तो हम कहते हैं कि क्षेत्र में 5 मिलीमीटर वर्षा होती है। यानी कि वर्षा मापी एक यंत्र होता है जो 2.6 जो ये है इसमें दिया गया है, इसको बाहर रख दिया जाता है और इसमें जब पानी गिरता है और पानी जमा होने के बाद जितना मिलीमीटर दूरी तक रहता है उस हिसाब से हम लोग कह देते हैं कि इतना मिलीमीटर वर्षा हुई है। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब, हमारा शरीर तापमान और वर्षा से भलीभांति परिचित है, किंतु आपने यह भी अनुभव किया होगा कि आंधी तूफान से पहले मौसम भारी सा लगता है। यह वायुमंडलीय दबाव से संबंधित है जो वायु के भार के द्वारा हमारे ऊपर और आसपास लगाया जाता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट के पास अधिक होता है और जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर ऊंचाई पर जाते हैं यह कम होता जाता है। जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो नीचे के मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर वायु हल्की हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु का दबाव कम हो जाता है और हमारे फेफड़ों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है। रक्त में कम ऑक्सीजन जाने के कारण आपका शरीर आपको गतिशील रखने के लिए अधिक परिश्रम करता है। यही कारण है कि लोग कभी कभी उच्च स्थानों पर सांस फूलना, चक्कर आना अथवा थकावट आदि का अनुभव करते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वायुमंडलीय दबाव नीचे के मैदानों में अथवा तटों पर हमेशा अधिक होता है। यह कभी कभी नाटकीय रूप से गिर जाता है और इसे मौसम विज्ञानी गर्त, डिप्रेशन अथवा निम्न दबाव यंत्र, लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं, जो कभी कभी तूफान अथवा चक्रवात का रूप भी ले सकता है। इसमें कह रहा है कि वायुमंडलीय जब दबाव होता है तो जो सो मौसम जो है वो भारी सा लगने लगता है। जब आंधी तूफान आने वाला होता है तो वातावरण जो होता है, जो वायुमंडल होता है वो भारी हो जाता है, दबाव महसूस करता है
और ये जो वायुमंडलीय दबाव है वो ज़्यादातर समुद्री तट के पास अधिक होता है। पहाड़ों पर अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पे वायुमंडल का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। और अक्सर आप देखते होंगे कि अगर पहाड़ पर आप चढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती, चूँकि वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कम होता है और इसीलिए ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होती है। और ऑक्सीजन की कमी होने से हम खून में कम ऑक्सीजन जाने के कारण आप देखेंगे कि वहाँ ज़्यादा गतिशील रखने में अधिक परिश्रम करेंगे, यानी कि वहाँ ज़्यादा परिश्रम आप करेंगे और आपको थकान भी होगी, सांस भी फूलने लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वायुमंडलीय दबाव हमेशा मैदानों में ज़्यादा रहता है। कभी कभी ये नाटकीय रूप से गिर भी सकता है जब तूफान अथवा चक्रवात का रूप ले लेता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण को वायु दाब मापी बैरोमीटर कहा जाता है। तापमापी यंत्रों की तरह वायु दाब मापी यंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। वे सामान्यतः जो इकाई प्रदर्शित करते हैं वह मिली बार एमबी। समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग 1013 मिली बार यानी कि एमबी होता है। 1000 मिली बार से कम वायुमंडलीय दाब निम्न दाब होने का संकेत देता है। और जो वायुमंडलीय दाब मापने का जो काम करता है, यानी कि वायु दाब मापी जो होता है उसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। और जो इसका इकाई होता है बैरोमीटर मापने का इकाई, उसे हम लोग मिली बार यानी कि एमबी कहते हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वायुमंडल का जो दाब होता है वो 1013 मिली बार होता है, लेकिन 1000 मिली बार से कम वायुमंडलीय दाब जब हो जाता है तो ये बताता है, ये संकेत देता है कि ये दाब निम्न है यानी कि कम है। अब देखते हैं पवन क्या है। पवन उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर वायु प्रवाह ही पवन कहलाता है। जब हम पवन का वर्णन करते हैं तब गति और दिशा पवन के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जैसा कि हमने जब उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर वायु प्रवाह करती है, यानी कि उच्च दबाव वाला जो क्षेत्र होता है उससे निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर वायु प्रवाह करती है, यानी कि चलती है, उसे हम लोग पवन कहते हैं। लेकिन पवन में दो चीज़ें होती है, एक गति और दूसरा दिशा। ये पवन जो होती है उसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं, यानी कि पवन एक विशेष गति से और एक विशेष दिशा में प्रवाह करती है। पवन मौसम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसकी गति और दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त वायुयान चालकों और नाविकों को पवन संबंधी आंकड़ों की जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पवन उड़ानों और नौकायान को बहुत प्रभावित करती है। कृषक भी पवन की दिशा का प्रयोग आने वाली वर्षा की दिशा का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। साथ ही तीव्र गति वाली पवन मिट्टी के जल्दी सूखने का कारण बनती है। मौसम जो है सो पवन जो है मौसम का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसकी गति और दिशा महत्वपूर्ण। मौसम का जो हम लोग अनुमान कैसे लगाते हैं, इसकी गति और दिशा को देखते हुए हम लोग मौसम का जो है सो अनुमान लगा लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो वायुयान होते हैं, यानी कि जो पायलट होते हैं, जो जहाज़ को चलाने वाले होते हैं, नाविक होते हैं, जो नावों को चलाते हैं, उसको पवन संबंधी आंकड़ों पर ज़्यादा जानकारी आवश्यक होती है, यानी कि जानना जरूरी होता है, क्योंकि उड़ानों और नौकायान मतलब उड़ने में और नौकायान चलाने में ये जो पवन होती है बहुत प्रभाव डालती है। किसान जो होते हैं उसको भी पवन की दिशा से यह जानकारी मिल जाती है कि वर्षा आखिर किस दिशा से होने वाली है। तीव्र गति वाली पवन मिट्टी से जल्दी, और तीव्र गति का जो पवन होता है वो मिट्टी को जल्दी सुखा देती है। ये सारी चीज़ों के लिए कृषक जो होते हैं, किसान होते हैं, उसको एक जानकारी मिलती है। अब देखते हैं पवन की दिशा और गति को कैसे मापते हैं। सवाल है कि हम पवन की जो दिशा है और उसका जो गति है उसको हम लोग कैसे मापते हैं। वात दिक् सूचक यंत्र विंड वैन। वात दिक् सूचक एक यंत्र होता है, नामक यंत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में विंड वैन कहते हैं, में एक घूमने वाला फलक होता है जिसके एक छोर पर एक सूचक या पॉइंटर और दूसरे छोर पर पूंछ होती है। जब पवन बहती है तो पूंछ पर धक्का मारती है
तब सूचक पवन की दिशा में मुड़ जाता है। यह यंत्र मंद पवन में भी प्रतिक्रिया देता है। पवन का जब दिशा मापना होता है और उसका गति मापना होता है तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? विंड वैन का, वात दिक्सूचक यंत्र का। जब हवा चलती है, पवन बहती है, तो वो विंड वैन में जो पूंछ लगी होती है उसको धक्का मारती है और उसका दिशा मुड़ जाता है, जिससे पता चलता है कि हवा किस दिशा से आ रही है। ये चित्र में दिया हुआ है पवन की दिशा मापने वाला यंत्र, दिक्सूचक यंत्र बाएं, और पवन का जो वेग मापता है वो दाहिने, जो जिसे हम लोग एनोमीटर कहते हैं। हवाई अड्डों पर वात दिक्सूचक यंत्र को वात शंकु विंडशॉक कहा जाता है। वायुयान चालकों को यह उड़ान भरते, टेक ऑफ और उतरते, लैंडिंग समय पवन की दिशा का संकेत देता है। इसी तरह वात शंकुओं का उपयोग राख अथवा गैस निस्तारित करने वाले उद्योगों में भी किया जाता है। पवन की गति और दिशा को मापने के लिए सबसे सरल उपकरण पवन वेगमापी एनोमीटर है। इसमें 3 अथवा 4 धातु के प्याले होते हैं जो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर घूमते हैं। जैसा कि चित्र में हमने देखा, पवन जितनी तेज बहती है, घूर्णन उतना ही अधिक होता है। तल पर लगा हुआ मीटर यह गिनता है कि पवन वेगमापी एक निश्चित समय में कितनी बार घूमता है और पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है। जैसा कि हमने चित्र में देखा, पवन का जो वेग मापा जाता है उसमें 3 या कुछ 4 प्याले बांध दिए जाते हैं, और जब प्याला पवन के वेग से घूमता है तो नीचे जो मीटर लगा होता है उसमें ये गिना जाता है कि 1 घंटे में प्रति घंटे ये जो पवन का जो ये धातु जो लगा होता है प्याला, वो कितने बार घूमा, और इसी से हम लोग पवन के जो गति है उसको मापते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्द्रता क्या है। आर्द्रता हमारी सूची में मौसम का अंतिम तत्व आर्द्रता है, जो वायु में जल वाष्प की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तापमान, पवन, वायु दाब और स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करता है। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता वो है जो वायु में जितनी जल वाष्प होती है, इस चीज़ को आर्द्रता प्रदर्शित करता है। यानी कि वायु में जल वाष्प को ही आर्द्रता हम लोग कहते हैं। ये जो आर्द्रता है ये किस पर निर्भर करती है? तापमान पर, पवन पर, वायु दाब पर और स्थान पर। आर्द्रता को मापने के तरीकों को सीखकर हम इन प्रश्नों के उत्तर अधिक सटीकता से दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में दिए गए जल की अवस्था वाले पाठ का स्मरण करना चाहिए। यह हमें आर्द्रता को कैसे मापते हैं को समझने में सहायता करेगा। वायु की आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। यदि वायु में बिल्कुल भी जलवाष्प नहीं होगी, जो प्राकृतिक परिस्थितियों में असंभव है, तो उसमें 0% आर्द्रता होगी, जबकि जलवाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। व्यवहारिक रूप में शुष्क मौसम में आर्द्रता 20% से 40% के बीच होती है, जबकि आर्द्र मौसम में सापेक्षिक आर्द्रता 60% से 80% के बीच होती है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस क्लास को। अगले क्लास में हम लोग आगे जो टॉपिक दिए हुए हैं, आगे जो बिंदु दिए हुए हैं उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।